नमस्कार दोस्तों। आपने नई खबर जरूर सुनी होगी कि कांग्रेस अब पूरे देश में एक यात्रा निकालने जा रही है जिसमें ईवीएम हटाओ का नारा दिया जाएगा। और यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय हुई है। उस महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस ने लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र से जीती थी। अचानक क्या हुआ 6 महीने में कि महाराष्ट्र का जनमानस बिल्कुल बदल गया। अब इसका दोष ईवीएम के सिर डालने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इसे लेकर एक व्यापक बैठक भी होने वाली है जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस चर्चा करेगी। अब पहले फीडबैक तो कांग्रेस लेती रही है, लेकिन इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएं। 2014 लोकसभा चुनाव जब नरेंद्र मोदी का उदय भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर हुआ था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी यूपीए गठबंधन की, और कांग्रेस सिमटकर अपने सबसे खराब प्रदर्शन 44 पर आ पहुंची थी। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत समीक्षा बैठकें की, बहुत सारे नेताओं से चर्चा की और फिर घालमेल करके सारी बातें समाप्त हो गई और कहा गया कि कांग्रेस अब मेहनत करेगी। और कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी। और जब 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, उसके बाद कांग्रेस की मेहनत सामने निकल कर आई और 44 सीटों वाली पार्टी 52 सीटों पर पहुंच गई और लगातार दूसरी बार इतनी सीटें भी नहीं जीत पाई लोकसभा में कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सके खुद का। अब जब चुनाव आया 2024 का, उससे पहले वास्तव में कांग्रेस ने मेहनत की। 2019 का चुनाव जब कांग्रेस हारी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। पार्टी को इन नेताओं ने हरा दिया, इनकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसे नेताओं की वजह से वैसा हो गया। लेकिन बदला क्या? बदला सिर्फ इतना कि राहुल गांधी का रूप बदला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उस यात्रा के बाद में राहुल गांधी का नया स्वरूप लोगों के सामने आया। निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव छवि राहुल गांधी की बनी। और राहुल गांधी की वह पॉजिटिव छवि बनी, इसके साथ जब इंडिया गठबंधन ने रूप लिया, हालांकि चुनाव से ठीक पहले उस गठबंधन से निकलकर नीतीश अलग हो गए, ममता बनर्जी ने अपने स्तर पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद जातिगत जनगणना और संविधान को बदलने का जो नारा या जो आरोप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने भाजपा पर लगाया, उसका फायदा पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मिला। और जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी वह 240 पर सिमट गई और इंडिया गठबंधन लगभग लगभग बराबर तक पहुंच गया। हालांकि बहुमत जुटाने लायक ताकत इंडिया गठबंधन नहीं ला पाया और फिर से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित हो गई। इससे पहले 2014 और 19 के बीच की जो कहानी है वह भी बताऊंगा, लेकिन अब जो समीक्षा की बात आ रही है उस समीक्षा में क्या करेगी कांग्रेस वो कांग्रेस जाने। और समीक्षा के बाद वही ढाक के 3-5 जो 2014 और 2019 के चुनाव के बाद रहे हैं वही रहने हैं या कोई आमूल चूल परिवर्तन होना है। तो दो बातें, एक तो राहुल गांधी की छवि भले ही बहुत पॉजिटिव बनी हो लोगों के बीच, लेकिन पार्टी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने की हिम्मत ना तो राहुल गांधी दिखा पाए, ना सोनिया गांधी दिखा पाई, और क्या अब खड़गे दिखा पाएंगे। बस यही अंतर कांग्रेस की हार और जीत के बीच में बना हुआ है।
अब राहुल गांधी की पॉजिटिव छवि तो बने, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले की बात बता देता हूं कि राहुल गांधी राफेल का नारा लेकर बैठे थे। राफेल में भ्रष्टाचार हो गया, राफेल में भ्रष्टाचार हो गया, राफेल में भ्रष्टाचार, यानी कि उनकी कैसे टटक गई। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे, किस राज्य में जाकर क्या बात बोलनी है, सब भूल गए। हर जगह वही कैसे, राफेल में भ्रष्टाचार। जनता ने उस बात को नकार दिया और नतीजा 44 से कांग्रेस 52 तक ही पहुंच पाई। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा एक पॉजिटिव साइन कांग्रेस के लिए बना, निश्चित तौर पर बना, राहुल गांधी की छवि के लिए बना। और बाद में जब संविधान बदलने का आरोप भाजपा पर लगाया, जातिगत जनगणना की बात आगे बढ़ाई, तो इसका फायदा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिला। लेकिन जब चुनाव किसी प्रदेश के हों और आप वही कैसेट फिर लगा दें, क्योंकि जो गाना आप 10 बार 15 बार लगातार सुन लेंगे तो फिर आपको ब्रेक की जरूरत होती है। लेकिन कांग्रेस ब्रेक देने को तैयार नहीं थी। हरियाणा में भी वही किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, वही जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और हरियाणा में निपट गए तो महाराष्ट्र में भी वही बात हो रही है। वही संविधान बचाने की बात, वही जातिगत जनगणना की बात। अब उसमें ज्यादा परिणाम खोजने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समीक्षा की जरूरत नहीं, जब आम आदमी ये समझ रहा है। हरियाणा में हारने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कांग्रेस का, कि हुड्डा के इधर या उधर कांग्रेस थी ही नहीं। जिस प्रदेश में आपके संगठन का ढांचा 15 साल से तहस नहस हो, जिला अध्यक्ष नहीं हो, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं हो, वार्ड अध्यक्ष नहीं हो, प्रदेश कार्यकारिणी नहीं हो और अध्यक्ष 4-4 बदल दिए गए हो, उस प्रदेश में वोट डलवाएगा कौन? और यही हरियाणा में हार का सबसे बड़ा कारण था। अब महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में एक तो गठबंधन, जब हरियाणा की हार हो गई तो शिवसेना के बयान देख लीजिए, शरद पवार एनसीपी के बयान देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं के बयान देख लीजिए। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि महाविकास अघाड़ी के बीच गठबंधन है। वो तो अंत में खींचतान करके सहमति बनी और सहमति के साथ तीनों दल साथ लड़ लिए। अब राहुल गांधी के वही कैसे टटकने वाले भाषण की बात है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी वही भाषण दिए, वही कैसेट लगातार गुनगुनाई जो वे लोकसभा चुनाव में बोल रहे थे। संविधान नहीं बदलने देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेंगे। तो जब संविधान बचाओ का नारा देकर आप लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, जातिगत जनगणना कोई महामंत्र नहीं है कि वोट आपको मिलता रहे उस पर। इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के भाषण इसके अलावा थे ही नहीं। अब राहुल गांधी बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, पिछड़े, अन्य पिछड़े इनकी। तो क्या यह कांग्रेस का कोर वोटर बन रहा है? तो ओबीसी आप पूरे देश में जाके देख लीजिए, प्रदेशवार आंकड़े ले लीजिए, ओबीसी की अधिकांश जातियां कांग्रेस को वोट नहीं करती हैं। जाट वर्ग कांग्रेस के साथ उस जगह आता है जहां जीत कहीं लग रही होती है ओबीसी में शामिल होने के बाद। इसके अलावा ओबीसी की अधिकांश जातियां भाजपा के साथ लगातार खड़ी हैं और उनसे टूटी नहीं है। अब एससी की जातियों की बात करें तो एससी की जातियों में भी बहुत सारी जातियां हैं एससी वर्ग में। वे हर प्रदेश में अलग अलग पार्टी को अपने हिसाब से चयन करती हैं और उसके साथ चली जाती हैं, यानी वह वोटर भी कोर वोटर कांग्रेस का नहीं रहा। मुस्लिम की बात कर लीजिए, मुस्लिम वोटर पूरे देश में उस पार्टी के साथ जाता है जो भाजपा को हरा रही होती है, वह चाहे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो,
उत्तर प्रदेश में सपा बसपा हो, दिल्ली में आप हो, यानी कि आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाएगा, यह तय नहीं है। तय सिर्फ इतना है कि जो भाजपा को हराने की ताकत रखता है, वह चाहे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ही हो, उनके साथ में मुस्लिम चला जाता है। अब जिन वर्गों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जब वे कोर वोटर नहीं रहे, उसके बावजूद आप लगातार वही बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे। अच्छी बात है, कराइए, लेकिन आप पावर में आएंगे तब कराएंगे ना, पहले वहां तक पहुंचने का रास्ता तो देखिए। हम आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कर देंगे, कर दीजिए, जब हम आप पहुंचेंगे तब करेंगे ना। अब महाराष्ट्र में इस जातिगत जनगणना और 50% की सीमा आरक्षण की है, उसको बढ़ाएंगे के नारे का असर बताते कि वहां ओबीसी की जातियां भाजपा के साथ पहले से थी, मराठा बट गए और सामान्य वर्ग का जो वोटर था, जो कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ आता था, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेंगे, इस भाषण के बार बार सामने आने से वह सामान्य वर्ग कांग्रेस से छिटक गया और सीधा भाजपा की गोद में बैठ गया। जो भाजपा पिछली बार 105 सीटों पर थी, वह 130 का आंकड़ा पार कर गई और कांग्रेस जो पिछली बार 44 पर थी, वह 16 पर आकर ठहर गई। और कांग्रेस के चक्कर में शिवसेना उद्धव ठाकरे एनसीपी का भी भट्टा बैठ गया महाराष्ट्र में। यही समीक्षा है। अब कांग्रेस किस तरह से क्या समीक्षा करेगी वह जाने, समीक्षा के बाद में क्या आमूलचूल परिवर्तन करेगी वह जाने, लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस में संगठन है कहां। दिल्ली में बैठे नेताओं पर आप नजर डाल लीजिए कि कितने नेता ऐसे हैं जो चुनाव जीतने का दम रखते हैं और पार्टी के महासचिव बने हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय कुमार हाल ही जमशेदपुर में 40,000 वोटों से हारे हैं, जहां झारखंड में सरकार रिपीट हो रही थी। ऐसे एक नहीं, आप कमरों के बाहर जगह एआईसीसी में जाइए, नंबर प्लेट देख लीजिए, उनके जो नाम लिखे हुए हैं, कितने नेता हैं जो चुनाव जीतकर आ पाते हैं, लेकिन वे पार्टी के सर्वे सर्वा फैसले करते हैं प्रदेशों में टिकट बंटवारे के। जिनको खुद की जीत का आता पता नहीं है, वे पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा ले लेते हैं, उनको दे दिया जाता है। और संगठन की बात करें तो निचले स्तर तक संगठन की स्थिति यह है कि जो अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई थे, उन्हें चुनावी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया जो शुरू की है, उसके बाद से एक तरह से धरातल से साफ कर दिया गया है। पहले सिर्फ विचारधारा का व्यक्ति यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़ता था, अब जिसे चुनाव जीतना होता है वह पैसा देकर वोटिंग करवा लेता है, भले ही विचारधारा का व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े। ऐसे में दो प्रमुख अग्रिम संगठन खत्म हो चुके हैं लगभग। ऐसे में कांग्रेस चाहे जितनी समीक्षाएं कर ले, जिस तरह से लगातार 2014 से उसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ है, अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मूल चीजों में कांग्रेस ने परिवर्तन करने का मादा नहीं दिखाया, कठोर निर्णय नहीं लिए, तो तय मान लीजिए, ऐसी कई समीक्षा कर लीजिए, कई यात्राएं कर लीजिए, भाषण दे लीजिए, बदलने वाला कुछ नहीं है भारतीय जनमानस के दिमाग से। अब देखना यह है कि निकट भविष्य में कांग्रेस इन हारों की जो समीक्षा करेगा, क्या उसमें से कोई बहुत बड़ा मंत्र जीत का निकलकर आने वाला है, या हमेशा की तरह वही ढाक के 3 पात वाली बात रहने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।